नमस्कार दोस्तों, सम्यक आरएएस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरएएस ऑनलाइन प्रोग्राम में चौथे पेपर जो भाषाओं का पेपर है उस पर हम बात करेंगे। और भाषाओं के पेपर में भी अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों आती हैं। हिंदी 120 अंक और अंग्रेज़ी 80 अंक वर्चुअली, और कुछ पार्ट जो है अंग्रेज़ी और हिंदी में कॉमन है, जैसे 10 अंक का जो ट्रांसलेशन का पार्ट है और है, तो वो दोनों में कॉमन माना जाता है। इस तरह से हम अंग्रेज़ी को 90 अंक का भी मान सकते हैं। तो मैं अंग्रेज़ी के सिलेबस जो है उसके एक ओवरव्यू को लेकर बात करूँगा, और साथ ही साथ मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, इंग्लिश जो आरएएस के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी से हमारा अर्थ है कि जब भी हम अलग अलग सेक्शंस को पढ़ने की बात करते हैं, चाहे वो पूरे सिलेबस के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो, ए बी सी 3 भाग में, हमारा पार्ट ए जो है 3 भाग में जो हमारा बंटा हुआ है, उनमें से जो पहला भाग है वो है पार्ट ए, ग्रामर एंड यूसेज। यहाँ देखिए मित्रों, सबसे ज़रूरी, सबसे आवश्यक बात जो है वो हमें ये समझना कि हम ताकत कहाँ लगाएं। ताकत से मतलब स्ट्रैटेजिकली हमें किस पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्रामर, जिसको हम सालों साल पढ़ते रहे हैं, हमने स्कूल में और हमने कॉलेज में, ग्रेजुएशन में पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर में पढ़ा उसको, और 12th 11th 10th सब क्लासेस में, यहाँ तक कि 5th 6th से हम ग्रामर को ठीक ठाक तरीके से पढ़ते आए हैं। उसके आधार पर जितना भी ज्ञान हमें ग्रामर का है, हम कुछ अंक तो निश्चित तौर पर ला सकते हैं। अब देखेंगे कि ग्रामर में जो सवाल हैं वो किस तरह के सवाल, किन किन चीज़ों से, किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, और किस तरह के सवाल आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला जो पार्ट है वो 20 अंकों का है, जिसमें से 10 सेंटेंसेस फॉर करेक्शन विद एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ये देखिए कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एरर रिलेटेड बात होगी। अर्थात, या इसे ही हमें समझना है कि कुछ सेंटेंसेस दिए आएंगे जिनमें आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स से जुड़ी हुई गलतियां होंगी, हमें उनको करेक्ट करना है। कई बार जो पुराने पेपरों में देखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी उसको दे दिया जाता है, परंतु ये ध्यान में रहे कि चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो या फिर हमें एरर फाइंड आउट करना हो, दोनों ही केसेस में जिस तरह के ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है या जिस तरह का नॉलेज हमें चाहिए, वो है कॉग्निटिव नॉलेज। कॉग्निटिव नॉलेज से मैं ये समझता हूँ समालोचनात्मक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हमने कुछ लिखा है और वो ठीक है तो क्यों ठीक है, और कुछ गलत हो गया है तो क्यों गलत हो गया है, इस बात का अगर हमें ज्ञान है, ये बात हमारे ध्यान में अगर है, तो हम आरएएस के पेपर में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो पहला जो है आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स की बात है। आर्टिकल्स हमने कई साल तक पढ़े हैं, डिटर्मिनर्स और हम प्रयोग में भी लाते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जो ग्रामर का एक टॉपिक है, अगर हम इस पूरे को बांटें तो आपको देखने को मिलेगा कि करीब ये 2 मार्क्स का आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स मिलता है। उसी तरह से 2 अंकों का हमारा प्रेपोजिशंस है। फिर टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, केवल हम टेंसेज, उनके प्रयोग, टेंसेज का प्रयोग की सीधी बात आती है, वर्ब से जुड़ी हुई है। वर्ब की बात होती है, वर्ब कैसे प्रयोग में लाई जाए, सही वर्ब फॉर्म कैसे है उसका, टेंस और यूसेज दोनों से संबंध है। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का मतलब है कि कई बार सेंटेंसेज में हम एक निश्चित क्रम है टेंसेज का, जैसे कि अगर वाक्य की पहली क्रिया पास्ट टेंस में हो, इफ द फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, द फॉलोइंग वर्ब्स शुड बी इन पास्ट टेंस। ये जनरल रूल है। कुछ रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स हो सकते हैं, एक्सेप्शनल हो सकते हैं, परंतु ये जनरल रूल है। तो आपको देखने को मिला करीब करीब 2 अंकों का ही ये है। मैं 2 अंक क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको अगली स्लाइड पे देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा मॉडल्स। मॉडल्स जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं। फिर हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये भी 2 अंक मान लीजिए। ऐसे ही हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन है, ये भी 2 अंकों का है। अब आप देखेंगे कि 6 अंक हैं, 1 2 3, 3 दूना 6, और 1 2 और ये देखिए 1 2 3,
6 अंक ये हो गए। तो 12 अंक हमारे देखने को मिलता है कि 12 अंक हमारे ग्रामर के हैं। 12 मार्क्स फॉर ग्रामर। अब ये 12 अंक अगर ग्रामर के हैं तो हम ग्रामर पे कितना ध्यान दें? 80 में से 12 अंक केवल ग्रामर के हैं। यानी और हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितना हम ग्रामर का ज्ञान रखते हैं अंग्रेजी की, उसके बेसिस पे हम करीब करीब 50% मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ी सी ताकत, आपको एक ब्रशिंग अप करनी है ग्रामर की। डोंट मग अप ग्रामर। रटना नहीं है ग्रामर को। रटने से ग्रामर समझ में नहीं आएगी। ग्रामर हैज़ टू बी लर्नड इन अ मैथमेटिकल मैनर। मैथमेटिकल मैनर का मतलब एक्यूरेसी के साथ। तो ग्रामर जो है मेनली एक्यूरेसी की बात करती है, कितना हम एक्यूरेट हैं, कितना हमारा प्रयोग बिल्कुल सही है। तो जब एक्यूरेसी की बात आती है तो ग्रामर को मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाता है। उस तरह से देखें तो 12 अंकों की ग्रामर है। और आप देखेंगे कि ये हमारे, क्योंकि मैंने 2-2 अंक इसलिए कहे कि ये टोटल 4 टॉपिक हैं, अगर इनको भी मैं 2-2 अंक में बांट दूं तो ये 8 अंक हो गए। 12 और 8 इन सबको जोड़ा जाए तो ये 20 अंक जो है या 20 मार्क्स जो है वो हमारे फर्स्ट सेक्शन के हो जाते हैं। पार्ट ए के 20 मार्क्स। अब 20 में से 12 मार्क्स ग्रामर के हैं और 8 मार्क्स किसके हुए? ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम वोकैबुलरी की दृष्टि से देखते हैं। अब वोकैबुलरी की बात क्यों करते हैं हम? क्योंकि शब्दावली, अगर शब्द नहीं है, शब्द ब्रह्म, कबीर ने कहा वर्ड इज वर्ल्ड, शब्दों की ही दुनिया है। जोसेफ कॉनरेड एक बहुत बड़े अमेरिकी यूरोपियन लेखक हुए जिन्होंने अफ्रीका के उपनिवेशवाद पर, अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म पे काफ़ी काम किया। तो उन्होंने कहा कि गिव मी द राइट वर्ड एट राइट टाइम एंड आई कैन मूव द वर्ल्ड। मुझे सही समय पर सही शब्द दें या मेरे ज़ुबान पर आ जाए तो मैं दुनिया हिला सकता हूँ। आप देखेंगे कि चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स है, चाहे हम एक पत्र लेखन कर रहे हैं, चाहे रिपोर्ट राइटिंग है, चाहे किसी को कुछ कह के हमें इम्प्रेस करना है, या पॉलिटिशियंस हैं, ये सब सही समय पर सही शब्द लाते हैं। नोकिया, कनेक्टिंग पीपल। तो क्या क्या उसने शब्द जो काम में लिया वो बड़ा महत्व रखता है। तो उसमें जो पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, फ्रेजल वर्ब और ईडियम जो बोलचाल में काम में ली जाती हैं, फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम। फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन वगैरह जुड़ी होती है। जैसे आपने कहा कि लुक एक वर्ब है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे ही आपने फ्रेजल वर्ब को साथ मिला दिया, मतलब लुक आफ्टर, ध्यान रखना, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन वेल। ठीक है, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब और ईडियम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्यों सीखना, क्या आवश्यकता है? केवल आवश्यकता यहाँ 2 अंकों के लिए नहीं है। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, जब आप प्रेसी राइटिंग करते हैं, कॉम्पोजिशन वाला पार्ट, तो आपको वन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की क्यों? प्रेसी में आपको एक बड़े पैराग्राफ को संक्षिप्त करके छोटे में लिखना होता है, तो हम मुख्य बात को नहीं काट सकते। जैसे आपने कहा देयर वर 2 फ्रेंड्स हु वर पार्टनर्स इन क्राइम। अब मैंने कहा कि पार्टनर इन क्राइम जो है उसके लिए एक शब्द है accomplice, LIC। those 2 friends were accomplice, means दोनों सह अपराधी थे। तो हमने इतनी सारी बात को छोटे में कह दिया। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या हमारी मदद करते हैं, क्या हमें फ़ायदा देते हैं? हमें कम शब्दों में ज़्यादा लिखने की ताकत देते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा लिखने की पावर देते हैं। फिर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड से हम क्या समझते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कैनवस, ये 2 शब्द मैंने लिख दिए कैनवस, दोनों ही कैनवस हैं। इस कैनवस का मतलब होता है थिक रगड क्लॉथ, एक मोटा कपड़ा, सूती कपड़ा, मोटा कपड़ा। कैनवस ये मतलब चुनाव प्रचार में जो
आग्रह जो वोटों के लिए किया जाता है, सॉलिसिटेशन फॉर वोट्स, वोटों के लिए आग्रह, तो ये क्या है, ये भी कैनवस है। तो जब हम कैनवस शब्द, अब मैं कहीं कह रहा हूं राइट द वर्ड कैनवस, व्हाट डज कैनवस मीन टू मी? नाउ इफ इट इज इलेक्शन टाइम, माई यूजिंग द वर्ड कैनवस वुड मीन, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग अलग है, परंतु मेरा अर्थ या मैं स्पेलिंग कौन से की बात कर रहा हूं, इसकी। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक जैसे सुनने में, या तो उनके उच्चारण एक जैसे होते हैं या स्पेलिंग एक जैसी होती है। जैसे मान लो मैंने कहा DESERT, DESERT, DESSERT, ये एक बार वर्ब के रूप में, एक बार नाउन के रूप में। नाउ दिस इज desert, desert the class means vacate it, खाली कर देना। तो desert जब क्रिया के रूप में काम में लिया जाता है तो इसका अर्थ होता है खाली करना, to vacate। नाउन के रूप में रेगिस्तान, मरुस्थल, ड्राई, एरिड जोन। desert is sweet, normally any sweet that is taken after meals is called as dessert। तो ये शब्द जो है वो often confused words which can often confuse us, तो इन शब्दों का ध्यान रखना है। अब ये अलग बात है कि इसकी कॉम्पोजिशन में सीधा सीधा तो कोई अर्थ नहीं है, परंतु हमारी वोकेबलरी को तो एनरिच करता है, हमारी शब्दावली को तो संपुष्ट करता है। अगर हमारी शब्दावली, हमारी भाषा परिष्कृत होगी, हमारी भाषा जो है एनरिच्ड होगी, तो हम अच्छे शब्दों का चयन कर पाएंगे और अच्छे शब्दों के चयन से हम एक इम्पैक्टफुल राइटिंग लिख पाएंगे, जिससे हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है अच्छे एक्सप्रेशन का। ये सब कहने की बातें हैं कि आप ये 2-4 सेंटेंसेस रट लो, ये बातें रट लो, इससे आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि RAS के सिलेक्शन में हमेशा जो टॉपर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि RAS के सिलेक्शन में 4th पेपर की बहुत महत्ता है, बहुत इम्पॉर्टेंस है, और उस 4th पेपर ने लोगों को मेरिट लाने में मदद की है। तो ये 20 अंकों में से 12 अंक ग्रामर के, 8 अंक वोकैबुलरी के। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इन पे एक बैलेंस्ड, एक ब्रशिंग अप ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, उसको एक बार नहीं सरसरी तौर पर नहीं देखना, उसको देखना है, इस तरीके से देखना है, परंतु उन नियमों को याद रखते हुए, यूसेज के साथ जोड़ते हुए, प्रयोग में लाते हुए, रटना नहीं है, प्रयोग में लाकर देखना है। जिससे तो उसके लिए क्या तरीका है, हम एक्सरसाइज जो है बहुत सारे सेंटेंसेस करें और साथ ही साथ उस पर उसकी प्रैक्टिस को इस तरह से करें कि हम रिटेन कर पाएँ, हमारे दिमाग में वो चीज़ें रमे रहें। पार्ट बी जो है 30 अंकों का है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज, करीब करीब 250 शब्दों का एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनमें 5 क्वेश्चन जो है पैसेज पर आधारित होंगे, जिनमें से आखिरी जो 5वां प्रश्न है वो वोकैबुलरी से संबंधित होगा। मतलब कि कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड या अनकॉमन वर्ड या ऐसा वर्ड जिसका वो मीनिंग पूछना चाह रहा है, तो उस पैराग्राफ में से उस शब्द के मीनिंग और उसे कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो ध्यान में रखते हुए आपको ये बात करनी होगी। अब देखिए क्या स्ट्रैटेजी होती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में जो शब्द है कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड शब्द इसके अंदर छुपा हुआ है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। तो मतलब वो क्या देखना चाह रहा है, टू हाउ यू अंडरस्टैंड समथिंग, कैसे आप समझते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। तो समझने के लिए देखिए समझ तो आप जाएंगे, पूरा आधा कितना समझते हैं एक अलग बात है, पर चूंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू फेच मार्क्स, हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे अंक लाने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी रीडिंग जो है वो कैसी होगी, फोकस्ड रीडिंग होगी। तो फोकस्ड रीडिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ब्लाइंडर होना चाहिए। मतलब जैसे घोड़ा होता है, उसको रेस में दौड़ाते हैं तो देयर आर ब्लाइंडर्स विच आर फिक्स्ड क्लोज टू द आईज ऑफ द हॉर्स। उससे क्या होता है, वो इधर उधर नहीं देखता और वहीं दौड़ता रहता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ब्लाइंडर का काम क्या करते हैं, क्वेश्चंस। मतलब ये
कि जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करेंगे तो पहले हम क्या कर लेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने से क्या होगा कि हमारी रीडिंग फोकस्ड हो जाएगी, हमारी नज़रें उत्तर ढूंढेंगी। समझेंगे तो सही, परंतु एक हम वी विल बी एबल टू एलोकेट द आंसर इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में उत्तर कहाँ छुपा है इसको हम थोड़ा सा देख पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद जो भी सब एक आता, और फिर हमें और उसके बाद दूसरी बात का ध्यान रखनी है कि जैसे ही प्रश्न का उत्तर मिला, समझ में आया, वी डोंट हैव टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज। हमें अपनी भाषा में उत्तर देना है। वी डोंट हैव टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज। पैराग्राफ या पैसेज जो अनसीन पैसेज है उसकी भाषा को ऐसे कैसा उठा के चिपकाना नहीं है, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलते। ये सब कहने की बात है कि आप लिख तो आओ, कम से कम कुछ तो मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो उसमें आपने एफर्ट क्या किया, आपने वहाँ से उठा के मारा का आपको 2 अंक का है अगर, तो आधा अंक भी नहीं देगा, और उससे क्या फ़ायदा आधे अंक से। तो ये नहीं कि आधा अंक नहीं, आपको प्रयास करना है 2 में से 2 अंक लाने का। कटे तो कोई बात नहीं, आधा कट जाए, 1.5 तो आए। तो उस एफर्ट के साथ, तो उसके लिए क्या करना है, समझना है और समझ के उसको रीराइट करना है इन योर ओन लैंग्वेज। द मीनिंग शुड बी सेम, इट शुड इम्प्लाई द सेम एज इट इज implied in the paragraph, but it should not be a copy of the paragraph. Second, translation of 5 sentences from Hindi to English. देखिए, ट्रांसलेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन विधा है। जितना भी ज्ञान का प्रसार, ज्ञान की परंपरा को अगर देखें, तो अगर हम ग्रीस, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज में जो ज्ञान का प्रसार हुआ है, और यहाँ से वहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ज्ञान का प्रसार हुआ है, केवल और केवल अगर उसके पीछे कोई विधा जिम्मेदार है तो वो है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करना इजी टास्क नहीं है। हाँ, एक वाक्य का केवल एक ही ट्रांसलेशन हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सूझबूझ और समझ के साथ भाषा के नियमों को ध्यान में, भाषा के नियम से मेरा मतलब है व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसलेशन करना है, अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में। और जो आमतौर पर कई बार हमें मुश्किल लगता है, शब्द से शब्द ट्रांसलेशन नहीं करना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी नहीं काम करता। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन करना है इस तरह की, वो जब लिखा जाए तो आपको वो बात, जो अर्थ वही, जैसे मान लो चोर चोर मौसेरे भाई, तो ईडीएम है। खैर, तो ईडीएम का ट्रांसलेशन नहीं, यू कैन नॉट से चोर चोर, थीफ थीफ, मौसेरे भाई, कजन्स, नहीं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो एक जिस तरह से ईडीएम का अपना अर्थ है, ईडीएम अपने एक मीनिंग को लेकर चलता है, तो हम वहाँ पर उसका भावार्थ क्या है उसको समझाना है। तो ट्रांसलेशन में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना। देयर वॉज ए किंग, या एक राजा था, अ किंग वॉज, ये ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन का अपना नियम है, उसके अनुसार ट्रांसलेशन होगा। देखिए, ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ विचार हमारे दिमाग में हिंदी में आते हैं और हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश हमारी होती है तो उसके अंदर बैकग्राउंड में ट्रांसलेशन काम कर रहा होता है, वैसे भी काम कर रहा होता है। तो जब वो ट्रांसलेशन काम कर रहा है, तो हमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो हमें क्या करना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल रूल्स का ध्यान रखना है, जिसके आधार पर ट्रांसलेशन किया जाना है। फिर है प्रेसी राइटिंग। देखिए, प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी राइटिंग है प्रिसाइज, जो शब्द है इंग्लिश का उसके बहुत क्लोज है ये प्रेसी, जबकि प्रेसी है अपने आप में फ्रेंच शब्द। तो इसके अंदर क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, छोटे में लिखना होता है। अब कितना छोटा, 150 से 200 शब्द हैं, तो यानी 50 से लेकर 1/3 ऑफ द पैराग्राफ, 1/3 में करने की कोशिश करते हैं। 1/3 से अधिक अगर हैं संख्या, क्योंकि ये बड़ा मैथमेटिकल है, अगर 150 शब्द का पैराग्राफ आया तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि 50 के 51 भी ना हो। पर उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा से हमने कुछ भी काट दिया, कुछ भी हटा दिया, कुछ भी डाल दिया, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स काम लेने पड़ेंगे, कौन सी डिटेल्स हैं जो अननेसेसरी हैं, कोई डेटा है, कोई एग्जांपल्स हैं, ये सब चीज़ें जो डाली हुई हैं, इन सब चीज़ों को हटाना होगा। कैसे हटाना है? विदाउट लूजिंग द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, विदाउट हैम्परिंग द स्पिरिट, विदाउट टेम्परिंग द स्पिरिट, मतलब उसके साथ बिना खिलवाड़ छेड़छाड़ किए हुए, तो वो ध्यान में रखना है। तो वो प्रेसी राइटिंग का पार्ट है। तो हमारा 10 अंकों का कॉम्प्रिहेंशन, 10 अंकों का ट्रांसलेशन और 10 अंकों का या 10 मार्क्स का हमारा प्रेसी राइटिंग हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें 30 अंक इस तरह से आपके पार्ट बी के जो 30 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखिए पार्ट सी। पार्ट सी फिर 30 मार्क्स का है। पहला है पैराग्राफ राइटिंग, एनी वन पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक, जिसमें से 3 टॉपिक्स में से एक पे पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे लिखना है? पैराग्राफ का मतलब है अनुच्छेद जैसे लिखना, जिसको कह देते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक कोहेरेंस, मतलब सेंटेंस से सेंटेंस एक यूनिटी हो। पहला सेंटेंस उससे दूसरा सेंटेंस निकला, तीसरा निकला। कुछ लोग कुछ मॉडल पैराग्राफ्स को रट कर जाते हैं। देखिए, रट कर जाना भी अपने आप में एक कला तो है, परंतु कलाकारी हर जगह काम नहीं आती। रट के जाने से आपको नुकसान क्या होगा? आप सीमित दायरे में सोचेंगे, जबकि वहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव लिखना होता है। हमें बात वो लिखनी होती है जो काम की है, परंतु उसको कैसे, उसके स्ट्रक्चर को बनाया जाना है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसकी अवधारणा है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट का, या फिर कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये इंट्रोडक्शन में आती हैं। वहीं पर उसकी जो मेन बॉडी है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर निश्चित है, 3 भागों में, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी। मेन बॉडी में फैक्ट्स, वर्तमान परिदृश्य, जो द प्रेजेंट सिनेरियो, और एक्चुअल में क्या चीज़ डिस्कस की जानी है, वो सब बात, वो सब मेन जो क्रक्स है वो जो सेकंड पार्ट ऑफ ऐसे, तो करीब करीब ये मान के चलिए कि अगर 200 शब्दों में लिखने की अपेक्षा की है, तो 200 शब्दों में जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो करीब करीब इसका करीब करीब 40 अंकों का मान लीजिए, 1/5, ठीक है। और उतना ही करीब कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन भी करीब 40 अंकों का। अब ये जो मेन बॉडी है वो करीब 120 अंकों की होती है, जिसके अंदर हम मुख्य बात करते हैं, तो पूरा डिस्कशन है, उसका एनालिसिस है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, डीमेरिट्स मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई, वो सब इसके अंदर आती है मेन बॉडी में। और कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, चूंकि एकदम से हम पैराग्राफ को ख़त्म नहीं करते, हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि वो जो हमारा डिटेल डिस्कशन है उसको लेते हुए एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम रिकमेंडेशंस, सजेशंस या फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें बात होती है। पैराग्राफ राइटिंग जो पुराने पेपरों के आधार पर देखा गया है, पैराग्राफ राइटिंग आमतौर पर बड़े ज्वलंत से विषय पर, एक बिल्कुल रीसेंट टॉपिक पर, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एनालिटिकल है, जिसमें आपको ज्ञान भी, आपका ज्ञान भी चाहिए। केवल लेखन अच्छा नहीं है, आपके मतलब राइटिंग स्किल ही ना अच्छी, बल्कि आपका ज्ञान भी होना चाहिए। तो वो चीज़ भी इसके अंदर, क्योंकि फैक्ट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये देखिए 2 चीज़ें और में दी गई हैं, ठीक है। सिलेबस में दोनों चीज़ें और में है, परंतु आपको तो दोनों ही तैयार करने चाहिए। हालांकि लेटर राइटिंग एक निश्चित फॉर्मेट से होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल 2 तरह के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल, बिजनेस, ये सब लेटर्स हो सकते हैं। इनफॉर्मल में पर्सनल लेटर्स हो सकते हैं। उसके अपने तरीके हैं, उस फॉर्मेट को ध्यान रखना। और लेटर में भी देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें कोई रटे रटाए फ्रेम पे काम नहीं करना है। कुछ बातें हो सकती हैं जो कैची होती हैं, परंतु वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्लेस या बहुत ज़्यादा ऐसी जो हम सालों साल यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को इस तरह से काम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, ये सब चीज़ें जो है ये ऑब्सोलीट हैं, पुरानी हैं, ये सब नहीं लिखनी है। लेटर का अपना तरीका होता है। सब पार्ट्स के अलावा जो मेन बॉडी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लेटर की, जिसके अंदर हम वाई ऑफ द लेटर, सीधी बात शुरू होती है, पत्र क्यों लिख रहे हैं,
उस क्यों का पूरा जस्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसको हम व्हाट ऑफ द लेटर कहते हैं कि भाई ये सब बातें हैं। जैसे आपने कहीं अप्लाई किया तो क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आप जॉब करना चाहते हैं, आप एक जंप चाहते हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है वगैरह वगैरह। और तीसरा जो हिस्सा है उसमें हम आमतौर पर ये लिखते हैं कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन वी आर राइटिंग टू, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उससे हम क्या अपेक्षा करते हैं। फिर कैसे उस लेटर को क्लोज किया जाना चाहिए, फॉर्मल तरीका उसका, तो वो सारी बातें हम उस दौरान करेंगे। परंतु ये मैं एक आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूँ कि लेटर राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग, देखिए रिपोर्ट राइटिंग जो है एक, यहाँ पे आपको पास्ट टेंस, जो हम टेंसेज में पास्ट टेंस पढ़ा, तो पास्ट टेंस केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि रिपोर्ट केवल जो है टेंस से संबंधित 2 प्रश्न आ जाएंगे तो उस पर हम लिख देंगे, नहीं। पास्ट टेंस इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि कब उसका प्रयोग किया जाए। अब रिपोर्ट राइटिंग है, अगर रिपोर्ट राइटिंग में चूंकि एक घटना जो हो चुकी है उसका ब्यौरा हम रिपोर्ट में देते हैं, अगर उस घटना का ब्यौरा दिया जाना है तो नेचुरली पास्ट टेंस काम में लिया जाएगा। और जब पास्ट टेंस काम में लिया जाएगा तो अगर हमें पास्ट टेंस किस तरह से प्रयोग, पास्ट अकेला, पास्ट का मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर ये सारे हमारे दिमाग में सबका हमको ध्यान है तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट टेंस को यूज़ कर पाएंगे। तो यूज़ कर पाएंगे तो रिपोर्ट राइटिंग में सही पास्ट टेंस यूज़ किया, यानी कि हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी होगी, बेटर होगी। अब चूंकि रिपोर्ट में एक्शन को महत्व दिया जाता है, किसने किया इस बात को महत्व नहीं दिया जाता, क्या हुआ ये महत्वपूर्ण होता है। तो जब इंपॉर्टेंस किसकी है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो क्या होगा कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर दूसरी बाध्यता क्या हो जाती है, अक्सर रिपोर्ट राइटिंग के सेंटेंसेस किस में बनेंगे, पास्ट टेंस में, ये तो निश्चित है, साथ ही साथ पैसिव वॉइस में बनेंगे। तो पैसिव वॉइस और पास्ट टेंस का यूज़ रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ध्यान। फिर कुछ रिपोर्ट के निश्चित फॉर्मेट होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर पैराग्राफ किया जाना है, पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में चीज़ें कैसे सेट होंगी, उन सब बातों को देखना है। तो वो आपको रिपोर्ट राइटिंग में बताएंगे। रिपोर्ट को रटना, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, अखबार में, अखबार को पढ़िए, एंजॉय कीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं वो रिपोर्ट ही होती हैं, परंतु वो किस तरह से लिखी होती है, उनका निश्चित क्रम क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एडिटर है, उसको रिपोर्ट आपको कुछ लिखना है, तो कुछ तो लेटर टाइप रिपोर्ट होती हैं जिनका फॉर्मेट लेटर जैसा होता है, परंतु उसी के साथ साथ इस बात को ध्यान रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समय आधारित क्रम जो है ना, वो कैसा होगा। तो लेटर में ये रिपोर्ट में आमतौर पर क्या होता है कि जो रिपोर्ट एडिटर वगैरह को, या न्यूज़ रिपोर्ट जैसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं, उनके अंदर जो सबसे आखिर में जो घटना हुई है उसको सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद में फिर वो बात शुरू होती है। तो सबसे आखिर की बात को पहले लिखना और फिर उसके ब्यौरों उसका जो ब्यौरा है पूरा, या उसको पूरे को एक्सपेंड करना है, उसके बारे में और डिटेल्स देनी है, वो चालू होंगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट हम किस तरह की लिख रहे हैं। कोई रिपोर्ट जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कोई एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, या रिपोर्ट टू न्यूज़ एडिटर है, या एक रिपोर्ट टू सम ऑफिसर हु इज़ सुपर ऑर्डिनेट टू अस, हम किसी के अधीनस्थ हैं तो हम लिख रहे हैं किसी और को। तो बहुत सारे रिपोर्ट के तरीके हो सकते हैं, एक एक रिपोर्ट को हम डिटेल में वहाँ देखेंगे। तो ये आपका जो है, देखिए उस लेटर राइटिंग, और उसके अलावा एक और जो टॉपिक था आपका, जिसको जो यहाँ थोड़ा सा समझना है, एक है गिवन थीम। ये थीम राइटिंग आपका एक अलग टॉपिक और है, ठीक है। तो मतलब ये 10 मार्क्स का तो पैराग्राफ हो गया और 10 मार्क्स का थीम हो गया। तो थीम राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग चूंकि ये एक जैसे ही होते हैं, जो डिफरेंस है वो किसका है कि थीम, यहाँ पर जो हमारी भाषा होगी पैराग्राफ राइटिंग में, वो हमारी भाषा कैसी होगी, सिंपल होगी और अलंकृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। जबकि थीम राइटिंग जो है वो जनरल विषय पर होती है और अलंकृत भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी भाषा बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, वहाँ पे हमारी भाषा कैसी हो सकती है, फिगरेटिव हो सकती है। तो थीम और पैराग्राफ एक जैसी लाइन पर लिखे जाते हैं, परंतु जो विषय वस्तु है उसका थोड़ा फर्क होता है और इनका नेचर डिफरेंट
वैसे तो नहीं होता मूलतः, पर नेचर डिफरेंट इस तरह से हम देख सकते हैं कि पुरानी परीक्षा में जिस तरह से पूछा गया, पुराने पेपरों में जिस तरह से पूछा गया है, उसके आधार पर बहुत जनरल टॉपिक, जैसे स्पोर्ट्स, अभी जनरल है, आप स्पोर्ट्स में क्या कहेंगे, तो स्पोर्ट्स एक जनरल टॉपिक है, परंतु वहीं आपने लिखा कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया पर पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ें जिनमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं वो पैराग्राफ में आती हैं, जनरल चीज़ें जो व्यवहार और बिहेवियर और इन सब से जुड़ी हुई हैं उनको वो चीज़ें थीम राइटिंग में पूछी जाती है। तो देखेंगे इसी तरह कि 20 अंकों का हमारा पहला सेक्शन पार्ट ए, जिसके अंदर 12 अंकों की ग्रामर और 8 अंकों की वोकैबुलरी। सेकंड में हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, दूसरा हमारा ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस 10 अंकों का, और तीसरा जो है वो था हमारा प्रेसी राइटिंग, कैसे हम संक्षिप्तीकरण करते हैं। और पार्ट सी में फिर 30 अंक हैं, जिसमें से 10 अंकों का पैराग्राफ, 10 अंकों का थीम और 10 अंकों का हमारा लेटर या रिपोर्ट लिखना होता है। तो ये सब जो है बातों को ध्यान में हमें देना है कि कैसे हम हर टॉपिक पर ध्यान देंगे, कैसे हम कितना टाइम देंगे और किस तरह से हमारी प्रैक्टिस होगी। नियमों के साथ साथ नियमों को समझना, फिर प्रैक्टिस करना। अगर आपने 5 लेटर, 5 पैराग्राफ, 5 प्रेसी, इनकी अगर प्रैक्टिस कर ली, और ये प्रैक्टिस कब करेंगे, हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि प्री एग्ज़ाम होगा हम पास करेंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं। आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तब तक भी आपको इसको रूटीन में ले आना है। प्री एग्ज़ाम क्या है, एक बीच में एक लैंडमार्क है, एक स्टेशन है जिसको आपको आरएएस बनने की जर्नी में पार करना है। एक स्टेशन आया, प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो आपको ये देखना है कि मेरी लैंग्वेज वाले पेपर की तैयारी अगर वेल इन एडवांस है तो मैं करंट अफेयर्स वगैरह इस पे जितना भी टाइम दूंगा आप वो बाद में मैं देता रहूँगा, परंतु लैंग्वेज वाला पेपर क्यों, क्योंकि मैं कम एफर्ट में ज़्यादा अंक ला सकता हूँ। भाषा है, भाषा में कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है, व्यवहारिक चीज़ें हैं, व्यवहारिकता को समझना है, ह्यूमन इंटरेक्शन को समझना है, उसके आधार पर कैसे हमारी लेखनी को हम अच्छा कर सकें, कैसे हम सिंपल साधारण शब्दों का चयन करके एक इम्पैक्टफुल राइटिंग कर सकें, और जो कुछ पेपर में दिया गया है उसको कैपिटलाइज कर सकें तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं, बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। और अंग्रेज़ी में मैं मानता हूं कि अगर आप ठीक ठाक तरीके से तैयारी करके तो आप कहीं ना कहीं, मेरा मानना है 50 से 60 अंक आराम से ला सकते हैं। 50 से 60 अंक लाने का मतलब है कि आपने करीब 70-75% मार्क्स आप लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रयास मैं आपको सिखाने का करूँगा उसको आप तरीके से समझेंगे, मुझ में विश्वास रखेंगे और सम्यक आरएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। सम्यक टीम आपके लिए सदैव तैयार है। सम्यक की पूरी फैकल्टी टीम आपके लिए, आपके पेपर सॉल्यूशंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, हर चीज़ देने के लिए तैयार है। आपको ये निर्धारित करना है, आपको ये सोचना है, आपको कमर कसनी है इस बात के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीख सकें। तो मैं डॉक्टर ललित शर्मा आप सबको शुभकामनाएं देता हूं इस बात की कि आप आरएएस के अभ्यर्थी हैं, और आरएएस जैसे एक अच्छी परीक्षा में आपने बैठने का निर्णय लिया है। ये ईश्वर की कृपा है कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला अपने जीवन का लिया है, और न केवल अंग्रेज़ी बल्कि सभी विषयों में आप तरीके से, समझबूझ से, स्ट्रैटेजिकली पढ़ के, समझ के अच्छे अंक लाकर एक बेहतर प्रशासक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।